एपिसोड 66 19 years लाइफ ऑफ हेल। आयरा को इस तरह अपनी तरफ देखता देख रिव्यांश की फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो बेड की तरफ जाते हुए बोला, एंजल, अभी तुम्हें इन सब के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी तुम मुझे झेलने के लिए बहुत छोटी हो। जब तुम 19 years की हो जाओगी तब मैं तुम्हारी हर वाइल्ड फैंटेसी को अच्छे से पूरा करूंगा। ये कहते हुए वो अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया। उसकी ये बात सुनते ही आयरा उसे घूरने लगी। वो गुस्से से बोली, छी, कितने बेशरम इंसान हो आप। शर्म नहीं आती एक लड़की से ऐसी बातें करते हुए? अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसकी माँ बहन एक कर देती। ये सुनते ही रिव्यांश वैसे ही लैपटॉप में देखते हुए बोला, एक करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? अगर है तो शो मी। ये सुनते ही आयरा एकदम से चिढ़ गई। वो गुस्से से मन ही मन बोली, आप दोनों बाप बेटे को तो कल बताऊंगी तुम लोगों ने किससे पंगा लिया है। ये सोचते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। आयरा चलते हुए बेड के पास आई और बेड के दूसरे कोने पर लेट गई। अभी रिव्यांश के साथ सोने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रिव्यांश ने एक नज़र उसे देखा और फिर वापस अपने काम में लग गया। अगली सुबह 9 बजे आयरा इस वक्त रिव्यांश ने रूम में अकेली बैठी उसके लैपटॉप को घूर रही थी। ठीक उसी वक्त डोर पर नॉक हुआ। आयरा ने सर घुमा डोर को घूरा और गुस्से से बोली, बेवकूफ़ इंसान, डोर बाहर से बंद है, ओपन करो और आ जाओ। रिव्यांश सुबह ही डोर को बाहर से बंद करके चला गया था। आयरा जब उठी तो बाहर जाने के लिए डोर ओपन करने की कोशिश की, लेकिन डोर ओपन नहीं हुआ। तभी डोर ओपन कर एक फीमेल गार्ड अंदर आई। उसके हाथ में खाने की ट्रॉली के साथ एक बहुत बड़ा बैग था। उसने ट्रॉली को साइड में खड़ा किया और बैग को नीचे रखकर बोली, मैम, सर ने आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए बोला है और ये ड्रेस एंड ज्वेलरी है। आप रेडी हो जाना, रात को रिसेप्शन पार्टी है जिसमें कंट्री के लोग नहीं, अंडरवर्ल्ड का माफिया फैमिली आने वाली है। इसलिए त्रेहान सर ने कहा है कि आप रात को कोई तमाशा ना करें। ये कहते हुए वो हल्का हल्का कांप रही थी। आयरा की ठंडी नज़रें उसे अपने ऊपर बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी, जो उसे कांपने पर मजबूर कर रही थी। अचानक ही आयरा के फेस पर शैतानी स्माइल आ गई। वो अपनी उस स्माइल को छुपाते हुए बोली, ओके, जबरदस्ती के ससुर जी को कहना कि उनकी संस्कारी बहू कंप्लेंट का उन्हें एक मौका नहीं देगी। अब तुम जा सकती हो। ये सुनते ही सर्वेंट ने उसकी तरफ देखा और फिर तुरंत रूम से बाहर चली गई। आयरा ने पहले ब्रेकफास्ट किया और फिर वापस सो गई। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। रात 8 बजे आयरा इस वक्त रिव्यांश ने रूम में बैठी खुद को ड्रेसिंग मिरर में देख रही थी। उसने बेबी पिंक और सिल्वर रंग की ड्रेस पहनी थी। उसके लहंगे का घेर काफ़ी हैवी था। ब्लाउज स्लीवलेस था और पीछे से बैकलेस, बस वो डोरियों पर टिका हुआ था। आयरा ने फुल मेकअप किया हुआ था। होठों पर न्यूड महरूम लिपस्टिक लगाई हुई थी, कानों में हेवी इयररिंग्स और गले में डायमंड का नेकलेस। पैरों में हाई हील्स पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ठीक उसी वक्त डोर ओपन हुआ। आयरा ने सर घुमा उस तरफ देखा जहां रिव्यांश डोर से टिककर खड़ा उसे ही देख रहा था। उसने ब्लैक टक्सीडो शूट पहना था, हाथ में एक्सपेंसिव वॉच, पैरों में शूज़ और जेल से सेट किए बाल में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। रिव्यांश ऊपर से नीचे तक आयरा को चेकआउट कर रहा था और फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, परफेक्ट लुक। ये कहते हुए वो उसके करीब आया और आयरा की चेयर पर दोनों हाथ टिका हल्का सा उस पर झुकते हुए मिरर में दोनों को देखने लगा। वो आयरा के पीछे खड़ा था और आयरा चेयर पर बैठी थी। आयरा ने मिरर में रिव्यांश को देखा, एटीट्यूड से बोली, आयरा चौहान हमेशा परफेक्ट लगती है। रिव्यांश उसके चेहरे को देखकर बोला, आखिर बीवी किसकी हो, परफेक्ट तो लगनी ही थी। आयरा उसे घूरते हुए बोली, जबरदस्ती की बीवी। आई प्रॉमिस, बहुत जल्द मैं तुम दोनों बाप बेटे की लाइफ हेल बना दूंगी। आपको रिग्रेट होगा कि आपने मुझसे शादी क्यों की। ये कहते हुए वो खड़ी हुई और पलटकर रिव्यांश को देखने लगी। रिव्यांश के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने आयरा को कमर से पकड़ा और दूसरे हाथ से एकदम से ड्रेसिंग मिरर के सामने रखा सारा सामान नीचे गिरा टेबल पर आयरा को बैठा दिया। आयरा ने झट से उसके कॉलर को पकड़ लिया। उसने एक नज़र गिरे हुए सामान को देखा जो बिखर चुका था और फिर रिव्यांश की आंखों में देखने लगी। रिव्यांश उसके पैरों के बीच में खड़ा उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी गर्म सांसें आयरा को बहुत अच्छे से अपने गाल पर महसूस हो रही थी। रिव्यांश उसके और भी ज्यादा करीब आया, जिससे उसके होंठ ऑलमोस्ट आयरा के गाल टच करने लगे, जिससे आयरा की पकड़ उसके कॉलर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। रिव्यांश धीमी सी आवाज में बोला, मुझे हेल पसंद है एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी हाउ यू मेक आवर लाइफ हेल। ये बोलते हुए उसके होंठ आयरा के गाल को छू रहे थे। ये सुनते ही आयरा ने आंखें खोल झट से रिव्यांश को देखा, जो खुद उसे ही देख रहा था।
रिव्यांश 2 कदम उससे दूर हुआ और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट, एवरीवन वांट्स टू मीट द क्वीन। एपिसोड 67 अंडरवर्ल्ड पार्टी। क्वीन, हम नाचते नहीं, नचाते हैं। आयरा धीमी सी आवाज में बोली, क्वीन। इतना बोल वो मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुरा दी। रिव्यांश और आयरा दोनों पार्टी हॉल में आए। उनके दोनों के आते ही एक पल के लिए चारों तरफ शांति छा गई। त्रेहान ओबेरॉय, जो अपने एक माफिया फ्रेंड के साथ खड़े थे, उन्होंने भी मुड़कर उन दोनों को देखा और अगले ही पल उनके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उनकी नज़रें आयरा पर टिकी थी, जो सच में आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में मौजूद हर एक शख्स की नज़रें आयरा पर टिकी थी। वो सब अंडरवर्ल्ड की होने वाली क्वीन को देख रहे थे। पार्टी में जितने भी गेस्ट से थे, सारे अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थे। यहाँ मीडिया मौजूद नहीं थी और ना ही अदर गेस्ट को बुलाया गया था, क्योंकि अभी रिव्यांश और आयरा की शादी को लीगल होने में 2 दिन लगने वाले थे। 2 दिन बाद आयरा 18 की होने वाली थी। अभी दोनों की शादी लीगल नहीं थी, इसलिए त्रेहान ओबेरॉय उनकी शादी के बारे में पब्लिकली अनाउंस नहीं करने वाले थे। पूरी पार्टी का थीम रेड था, जिससे वहाँ अलग ही वाइब आ रही थी। लड़के, लड़कियां, लेडीज, बिजनेसमैन पार्टी में मौजूद थे, जो सीक्रेटली अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े थे। लड़कियों की नज़रें रिव्यांश पर टिकी थी और उसके साथ आयरा को देखकर उन सबको आयरा से बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। ऑफकोर्स सब क्वीन बनना चाहती थी, लेकिन रिव्यांश ने तो अपने लिए क्वीन देख ली थी और उससे शादी भी कर ली। लड़कियां आयरा की जगह खुद को इमेजिन कर रही थी। त्रेहान ओबेरॉय ने माइक अपने हाथ में लिया और सबकी तरफ देखकर बोले, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे बेटे ने खुद के लिए क्वीन ढूंढ ली है और बहुत जल्द क्वीन की पोजीशन मिसेस ओबेरॉय की हो जाएगी। आई मेक श्योर क्वीन की चेयर आयरा रिव्यांश ओबेरॉय को ही मिलेगी। उनके इतना कहते ही कुछ लोग खुशी से तो कुछ लोग बेमन से तालियां बजाने लगे। 5-6 बिजनेसमैन जो त्रेहान ओबेरॉय के पार्टनर थे, उन्होंने उन्हें कंग्रेचुलेट करते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस, आपको जिस दिन का वेट था वो दिन आ ही गया। वैसे होने वाली क्वीन बहुत छोटी लग रही है और ब्यूटीफुल भी बहुत है। हमें थोड़ा डाउट है इतनी ब्यूटीफुल लड़की क्वीन की चेयर संभाल पाएंगी या नहीं। उनकी बात सुनकर त्रेहान जी ने उनकी तरफ देखा और ईविल स्माइल के साथ बोले, वो सब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं बोलने से ज्यादा देखने में बिलीव करता हूँ। उनका जवाब सुनकर मिस्टर भाटिया ने कस के अपने हाथ की मुट्ठियां बंद कर ली। वो हमेशा से त्रेहान जी से जलते थे। उनका एटीट्यूड उन्हें कभी रास नहीं आया। इधर आयरा तिरछी स्माइल के साथ सबको देख रही थी। तभी उसके सामने एक लड़का आया। आयरा ने उसकी तरफ देखा, जिसने ब्लू जीन्स विद ब्लैक शर्ट पहना था, गले में हेडफोन डाले हुए थे, आंखों पर गॉगल्स, पैरों में शूज, जेल से सेट किए बाल, मस्क्यूलर बॉडी, गोरा रंग, एज 22 ईयर्स। वो देखने में फॉरेनर लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए रिव्यांश को देखा और अपनी आंखों पर लगे शेड्स उतारते हुए बोला, हे निव्यांश ब्रो, हाउ आर यू? आयरा चुपचाप उसे देख रही थी। उसे नहीं पता था ये लड़का कौन है, लेकिन उसकी लैंग्वेज सुनकर उसे ये पता चल गया था कि ये इंडिया का नहीं है। रिव्यांश ने उसे देखा और गुस्से से बोला, मेरा नाम निव्यांश नहीं, रिव्यांश है मिहिर। ये सुनते ही मिहिर अपने कान पकड़ते हुए बोला, ओ सॉरी, वही, मैं हिंदी सीखने का ट्राई कर रहा हूँ। सून आई विल बी एबल टू स्पीक एवरीथिंग करेक्टली। वैसे ये नाभी ही है ना? ये कहते हुए उसने मुस्कुराकर आयरा को देखा, जो उसे ही घूर रही थी। रिव्यांश ने आयरा की कमर में हाथ डाल अपने करीब कर लिया और मिहिर को घूरते हुए बोला, भाभी, और इसके ज्यादा क्लोज होने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर मिहिर मुंह बनाते हुए बोला, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड्स है, डोंट वरी, मैं नाभी को किसी गलत नज़र से नहीं देखूंगा। तभी रिव्यांश दांत पीसते हुए बोला, भाभी। मिहिर दांत दिखाते हुए बोला, हाँ वही। बोलकर उसने आयरा को देखा और लंबी चौड़ी स्माइल के साथ बोला, वैसे भाभी आप काफी बदसूरत हो। ये सुनते ही आयरा का चेहरा काला पड़ गया। वो उसे घूरते हुए बोली, और तुम सुअर जैसे। मिहिर अपना सर खुजाते हुए बोला, सुअर मीन्स क्या ये कोई हैंडसम पेट होता है? ये सुनते ही आयरा ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी रिव्यांश बोला, एंजल, ये तुम्हें खूबसूरत बोल रहा है। इसे हिंदी नहीं आती है, इसीलिए ये ऐसे ही बोलता है, डोंट माइंड। ये सुनकर आयरा ने रिव्यांश को देखा और फिर मिहिर को, जो अभी भी सुअर में अटका हुआ था। मिहिर ने अपना सर झटका और आयरा की तरफ देखकर बोला, भाभी, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? ये सुनते ही रिव्यांश झट से बोला, क्वींस डांस नहीं करती हैं, ओके? तुम्हें करना है तो तुम जाओ। ये सुनते ही मिहिर मुंह बनाते हुए बोला, ओके फाइन, बोलकर वो वहां से चला गया। आयरा ने रिव्यांश को देखा और उससे दूर होते हुए बोली,
मुझे डांस करना है, आप चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। रिव्यांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, एंजल, यहाँ डांस नहीं कर सकती हो। रूम में जितना डांस करना हो कर लेना। ये अंडरवर्ल्ड पार्टी है, यहाँ डील्स होती हैं, डांस नहीं। हम लोगों को नाचते हैं, खुद नहीं नाचते। उसका जवाब सुनकर आयरा के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो स्टेज की तरफ जाते हुए बोला, अब तो मुझे जरूर डांस करना है। रिव्यांश पीछे से गुस्से से बोला, एंजल, स्टॉप इट। आयरा नहीं रुकी और सीधी स्टेज पर आ गई। उसने म्यूजिक सिस्टम पर बैठे लड़कों को कुछ इशारा किया। अगले ही पल पूरे पार्टी हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई और एक सेंटर लाइट स्टेज पर पड़ी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 68 आयरा का डांस। त्रेहानजी आयरा को थप्पड़ मारना। उसका जवाब सुनकर आयरा की फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो स्टेज की तरफ जाते हुए बोला, अब तो मुझे जरूर डांस करना है। रिव्यांश पीछे से गुस्से से बोला, एंजल, स्टॉप इट। आयरा नहीं रुकी और सीधी स्टेज पर आ गई। उसने म्यूजिक सिस्टम पर बैठे लड़कों को कुछ इशारा किया। अगले ही पल पूरे पार्टी हॉल की लाइट्स ऑफ हो गईं और एक सेंटर लाइट स्टेज पर पड़ी, जिससे अब सबका ध्यान स्टेज की तरफ आ गया। आयरा को स्टेज पर देखकर सब हैरान रह गए। त्रेहान ओबरॉय, जो आराम से खड़े बातें कर रहे थे, वो गुस्से से आयरा को घूरने लगे। उनकी पकड़ अपने ग्लास पर मजबूत हो गई। ठीक उसी वक्त सॉन्ग शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू हाय, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू हाय, अंगारू पर है अरमा, हो बलमा, हो बलमा हाय। सॉन्ग की लिरिक्स सुनते ही सब एक पल के लिए और भी ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन फिर सबके चेहरे पर हंसी आ गई। रिव्यांश बुरी तरह आयरा को घूर रहा था, जो उसकी तरफ देखकर अपनी कमर मटकाते हुए डांस कर रही थी। उसने अपना दुपट्टा निकाल साइड में फेंक दिया और दूसरी तरफ घूमकर ठुमके लगाने लगी। सबकी नज़रों के सामने उसकी गोरी पीठ थी, जिस पर डोरियों के अलावा कुछ नहीं था। सारे बिजनेसमैन की नज़रें आयरा पर गहरी हो गईं। वहीं त्रेहान ओबरॉय को आयरा पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा। रिव्यांश का भी यही हाल था। उसने आसपास देखा, सब आयरा को ही देख रहे थे। तेरा रास्ता देख रही हूँ, सिगड़ी पर दिल सेक रही हूँ, आ परदेसी मोरे बलमा, हो बलमा, हो बलमा। आयरा ने सर घुमा रिव्यांश को देखा और हल्के से अपने लोअर लिप को बाइट करके उसकी तरफ आई विंक की। उसकी इस हरकत पर रिव्यांश ने कस के अपने जबड़े भींच लिए। पार्टी में मौजूद सब जोर से तालियां बजाने लगे, सीटियां मारने लगे। आयरा सबकी तरफ पलटी और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा ठुमके लगाने लगी। उसकी कमर जिस तरह से लचक रही थी, उसे देखकर लड़के तो क्या, लड़कियों का दिल भी एक पल के लिए हिल गया। तभी मिहिर स्टेज पर आया और आयरा के पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, आप तो बदसूरत के साथ काफ़ी हॉट भी हो। आई रियली लाइक यू। आयरा ने उसकी तरफ देखा और फिर डांस करने का इशारा किया। मिहिर ने अपना सर हिला दिया और वो भी आयरा के साथ डांस करने लगा। उसने आयरा की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब करके सॉन्ग के लिरिक्स गुनगुनाने लगा। तेरी जमानी जलता सरारा, आया मैं आया ये ज्वाला बुझाने रे, तेरी अदाएं आशिक बनाए, आया मैं आया ये आग मिटाने। आयरा की पीठ मिहिर के सीने से आ लगी। मिहिर के दोनों हाथ आयरा के पेट पर थे। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर रिव्यांश गुस्से से पागल होने लगा। उसके चेहरे पर कुछ भी शो नहीं हो रहा था, लेकिन आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। आयरा मिहिर की तरफ पलटी और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए गुनगुनाने लगी, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू हाय, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू हाय, अंगारों पर है अरमा, हो बलमा, हो बलमा हाय। ये कहते हुए उसने तिरछी नज़रों से त्रेहान ओबरॉय और रिव्यांश को देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर रहे थे। उन दोनों के चेहरे देखकर आयरा के फेस पर शैतानी स्माइल आ गई। इधर मिस्टर भाटिया ने हंसते हुए त्रेहान जी को देखा और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, क्या यही है माफिया क्वीन, नचनिया की तरह नाचने वाली? कहीं इसे किसी कोठे से उठाकर तो नहीं लेकर आए हो? वैसे तो अंडरवर्ल्ड में कोई दूध का धुला नहीं है। अगर कभी मन हो तो एक रात के लिए क्वीन को हमारे पास भी भेज देना, हम भी थोड़ा इसके साथ नाच लेंगे। बोलकर वो गंदे तरीके से हंसने लगे। उनकी बात सुनकर त्रेहान जी ने गुस्से से उन्हें देखा और फिर अगले ही पल अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा दिए। वो स्टेज पर आए और एकदम से आयरा को कंधों से पकड़ अपनी तरफ किया और बिना सोचे समझे एक खींच के थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। आयरा को ऐसा कुछ होने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसका चेहरा हल्का सा एक तरफ झुक गया, सारे बाल चेहरे पर आ गए।
चारों तरफ एकदम से शांति छा गई। म्यूजिक बंद हो गया। सबकी नजरें आयरा और त्रेहान जी पर दिखी थी। मेहर हैरानी से कभी त्रेहान जी की ओर देख रहा था तो कभी आयरा को। वहीं त्रेहान जी को जैसे ही होश आया कि उन्होंने गुस्से में क्या कर दिया है तो वो खुद भी अपने एक्शन पर एक पल के लिए हैरान रह गए। वो हैरानी से अपने हाथ को देख रहे थे जिससे उन्होंने अभी अभी आयरा को थप्पड़ मारा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 69 आयरा की क्रूअल्टी। त्रेहान जी को जैसे ही होश आया कि उन्होंने गुस्से में क्या कर दिया है तो वो खुद भी अपने एक्शन पर एक पल के लिए हैरान रह गए। वो हैरानी से अपने हाथ को देख रहे थे जिससे उन्होंने अभी अभी आयरा को थप्पड़ मारा था। मिहिर ने त्रेहान जी को देखकर कहा, अंकल, डिड यू स्लैप सिस्टर इन लॉ? हाउ कैन यू डू दिस? त्रेहान जी एकदम से अपने होश में आए। उन्होंने एक बार मिहिर को देखा और फिर उनकी नज़रें आयरा पर पड़ी जो अपनी लाल आंखों से उन्हें ही देख रहा था। उसके सॉफ्ट गाल पर त्रेहान जी की उंगलियों के निशान छप गए थे। आयरा ने कुछ पल त्रेहान जी को देखा और फिर अगले ही पल बिना कुछ बोले स्टेज से नीचे उतर सीधी बाहर की तरफ जाने लगी। इस वक्त उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर रुककर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिसका रिग्रेट उसे बाद में हो। तभी रिव्यांश ने आयरा का हाथ पकड़ लिया। आयरा के चलते कदम रुक गए। उसने सर घुमा अपने हाथ को देखा और फिर लाल आंखों से रिव्यांश का चेहरा। वो अपनी बेहद ही ठंडी आवाज में बोली, लीव माई हैंड। रिव्यांश उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, डैड ने जानबूझकर नहीं किया होगा, गलती। तभी आयरा ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और तेज आवाज में बोली, गलती नहीं, गुनाह। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो आयरा चौहान पर हाथ उठा सके। बाप होंगे आपके, मेरे नहीं। जा रही हूं, जाने दो। अगर यहां रुकी तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी इतनी ठंडी आवाज सुनकर सबकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। त्रेहान ओबरॉय गिल्ट भरी नजरों से आयरा को देख रहे थे। उनकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उन्हें कभी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा। आज तक न जाने उन्होंने कितनी लेडीज को मारा होगा, लेकिन आज आयरा पर हाथ उठाकर अब उन्हें अपना हाथ काट कर फेंक देने का मन कर रहा था। मिस्टर भाटिया, जिनकी गंदी नजरें आयरा पर पिकी थीं, उसे बाहर की तरफ जाता देख उनके फेस पर शैतानी स्माइल आ गई। वो बिना किसी की नजरों में आए बाहर चले गए। आयरा ने कुछ पल रिव्यांश की आंखों में देखा और फिर तुरंत बाहर चली गई। आयरा गुस्से से बाहर आई और पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी घटिया आवाज में बोला, कहाँ जा रही हो होने वाली क्वीन? थोड़ी देर और रुक जाओ। कसम से, क्या डांस किया तुमने! हम तो तुम्हारे इस खूबसूरत बदन के दीवाने हो गए। अपने इस दीवाने को एक मौका नहीं दोगी अपने बदन को चखने का? आयरा का चेहरा डार्क हो गया। उसने कस के अपने दूसरे हाथ की मुट्ठियां बंद कर ली और आंखों से जैसे खून निकलने को हो गया। उसके आसपास से बेहद नेगेटिव वाइब आने लगी। आयरा ने सर घुमा मिस्टर भाटिया को देखा। एक पल के लिए वो भी आयरा की आंखें देखकर कांप गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये मामूली सी छुई मुई लड़की क्या ही कर सकती है। ये सोचकर उनकी वो गंदी स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो अपने हाथों की उंगलियों से आयरा के हाथ को सहलाने लगे। उनका टच बहुत गंदा था। आयरा ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, क्यों नहीं मिस्टर भाटिया? ये कहते हुए वो उनकी तरफ पलटी और एकदम से उन्हें हग कर लिया। मिस्टर भाटिया को जैसे जन्नत मिल गई हो। उन्होंने तुरंत आयरा का हाथ छोड़ा और उसे बाहों में भरने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए, लेकिन तभी आयरा ने उसकी कमर के पीछे से गन निकाली और तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। मिस्टर भाटिया के हाथ हवा में ही रह गए। वो हैरानी से आयरा को देख रहे थे जिसके हाथ में गन थी और वो उनके उस हाथ को अपनी ठंडी नजरों से घूर रही थी जिससे उन्होंने आयरा के हाथ को पकड़ा था। मिस्टर भाटिया हंसते हुए बोले, ये क्या, तुम तो क्वीन बनने के नाम से ही खुद को क्वीन समझने लगी हो। ये जो तुमने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई है ये रियल है, कोई टॉय नहीं। अब गुड गर्ल की तरह गन हमें दो। इससे आगे वो कुछ बोलते तभी उनके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। आह! उन्होंने अपने हाथ को पकड़ लिया। उनके हाथ से पानी की तरह खून बह रहा था। वो दर्द और हैरानी से आयरा को देख रहे थे जो तिरछी स्माइल के साथ उन्हें ही देख रही थी। आयरा ने उनके हाथ पर गोली मारी थी और गोली उनकी हथेली के जस्ट बीच में लगी थी। मिस्टर भाटिया दर्द में तड़पते हुए बोले, कौन हो तुम? ये कहते हुए वो अपनी खौफ भरी आंखों से आयरा का चेहरा देख रहे थे जिससे किलर वाइब आ रही थी। आयरा मिस्टर भाटिया के करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, वही जिससे तुम लोगों की गांठ फटती थी। तुम्हें क्या लगा अलीशा मर गई, तुम सब फ्री हो गए, अंडरवर्ल्ड में तुम्हारा राज होगा? अलीशा के मरने की न्यूज़ सुनकर कीड़े मकोड़े भी शेर बन गए क्या? बोलकर वो अजीब तरह से हंसने लगी। इस वक्त वो बेहद सनकी लग रही थी। मिस्टर भाटिया के माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क आईं जो कनपटी से होते हुए गालों पर लुढ़क आईं। वो खौफ भरी आवाज में बोले, अलीशा नहीं, तुम अलीशा नहीं हो सकती हो। नहीं। आह! उन्होंने इतना ही कहा था तभी अलीशा ने गन को उनके प्राइवेट पार्ट पर पॉइंट किया और ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल मिस्टर भाटिया की दिल दहला देने वाली चीख वहां गूंज उठी। उनकी आंखें दर्द से बाहर आने को हो गईं। लाल आंखों से गिरते आंसू ऐसे लग रहे थे जैसे खून निकल रहा हो।
अगले ही पल वो धड़ाम की आवाज़ के साथ नीचे जा गिरे। उनकी लोअर बॉडी पूरी खून से सन चुकी थी। आयरा हंसते हुए बोली, बहुत गर्मी है ना तेरे बदन में, अब नर्क में जाकर तुझे ठंड मिल जाएगी। बोलकर उसने मिस्टर भाटिया की दोनों आंखों में गोली मार दी। हल्की सी चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। उनकी आंखें फट गईं और खून के साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी नीचे गिरने लगे। आयरा की आंखों में एक भी इमोशन नहीं था। उसने गन को फेंका और टिश्यू से अपने हाथों से साफ करते हुए बोली, ब्लडी फकिंग मैन, मुझे टच करेगा। ये कहते हुए उसकी सर्द नज़रें मिस्टर भाटिया पर टिकी थीं। आयरा ने मिस्टर भाटिया की डेड बॉडी को वहीं छोड़ा और सीधी कार में बैठकर वहां से निकल गई। एंट्रेंस पर खड़ा रिव्यांश चुपचाप सामने का सीन देख रहा था। अचानक ही उसके फेस पर ईविल स्माइल आ गई। एपिसोड 70 रीबॉर्न ऑफ हार्टलेस क्वीन। आयरा की आंखों में एक भी इमोशन नहीं था। उसने गन को फेंका और टिश्यू से अपने हाथों को साफ करते हुए बोली, ब्लडी फकिंग मैन, मुझे टच करेगा। ये कहते हुए उसकी सर्द नज़रें मिस्टर भाटिया पर टिकी थीं। आयरा ने मिस्टर भाटिया की डेड बॉडी को वहीं छोड़ा और सीधी कार में बैठकर वहां से निकल गई। एंट्रेंस पर खड़ा रिव्यांश चुपचाप सामने का सीन देख रहा था। अचानक ही उसके फेस पर ईविल स्माइल आ गई। उसने अपने गार्ड्स को मिस्टर भाटिया की डेड बॉडी को जंगली जानवरों को डालने को कहा और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। पार्टी ओवर हो चुकी थी। आयरा की कार रात के अंधेरे को चीरते हुए सड़क पर दौड़ रही थी। वो फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी। कुछ देर बाद आयरा की कार सुनसान जंगल में आकर रुकी। रात में भेड़िए की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। वो जगह इतनी शांत थी कि चलने पर कदमों की आवाज़ भी बहुत अच्छे से गूंज रही थी। आयरा कार से बाहर आई और बिना खौफ के सामने बने छोटे से घर में चली गई। वो घर बाहर से जितना छोटा था, अंदर से उतना ही डिजिटल। अंदर पूरा ग्लास का था। वहां पर वर्ल्ड के बेस्ट केमिकल वेपन्स मशीनें रखी हुई थी। देखने पर ही पता चल रहा था कि ये एक साइंस लैब है। पिछले जन्म में अलीशा एक साइंटिस्ट थी और ये लैब उसी की थी जिसके हर एक चीज़ पर पासवर्ड्स लगा था, और वो पासवर्ड्स सिर्फ अलीशा को पता थे। आया सीधी केमिकल वाले एरिया में आई। उसने डोर पर पासवर्ड डाले और अगले ही पल डोर ओपन हो गया। आयरा अंदर आई और हर एक चीज़ को देखने लगी। पिछले जन्म में उसकी मौत का खेल यहीं से शुरू हुआ था। उसकी प्रॉपर्टी के साथ जितने भी माफिया लोग थे, उन सबको उसकी प्रॉपर्टी के साथ वो ड्रग्स भी चाहिए था जो इंसान के माइंड को कंट्रोल कर सकता था। आयरा प्रोजेक्ट R13 के ग्लास चेंबर के पास पहुंची। ग्लास के पीछे नीले रंग का लिक्विड चमक रहा था, जैसे किसी इंसान की रूह की ठंडक को बोतल में बंद कर दिया गया हो। आयरा ने हाथों में ग्लव्स पहने और वो उस ग्लास की बोतल को उठा फिर से वो ड्रग्स बनाने में लग गई, जिसे बनाने में उसे सालों लगने वाले थे। ये फॉर्मूला अलीशा के अलावा किसी को नहीं पता था, इसलिए सब अलीशा के पीछे पड़े थे। तकरीबन 3 घंटे काम करने के बाद आयरा ने अपने ग्लव्स निकाले और मुंह पर लगा मास्क भी। वो लैब से निकलकर बाहर आई, तभी उसका फ़ोन रिंग किया। आयरा ने अपना फ़ोन चेक किया, उसमें विहान का कॉल था। रात के 2 बजे विहान को कॉल करता देख आयरा की एक भौं ऊपर उठ गई। उसने कॉल पिक करके फ़ोन को कान पर लगाया और सर्द आवाज़ में बोली, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया जो तुम इस वक्त कॉल कर रहे हो? ये सुनते ही विहान अपने सामने बैठे लोगों को घूरते हुए बोला, मैं गोयनका मैंशन में हूँ। मुझे पता चला कि तुम ये मैंशन छोड़कर चली गई हो और घटिया गोयनका से मामी को फ्री भी कर दिया है। ये कहते हुए वो अपनी हेजल आंखों से सामने बैठे दादा, दादी, आशीष और नितेश जी को घूर रहा था। उसने आते ही पूरे घर में हंगामा कर सबको जगा दिया। सबकी नींद खराब हो गई थी, इसलिए सब यहीं बैठे थे। नितेश जी ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करके गुस्से से कहा, विहान, हम तुम्हारे मामा लगते हैं, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम हमारे घर में बैठकर हमसे बात कर रहे हो। विहान ने उनकी बात को इग्नोर किया और ऑन कॉल बोला, हेलो लिटिल सिस्टर, क्या कॉल कट हो गया है? तुम कुछ बोल नहीं रही हो या मेरे कान खराब हो गए हैं? लेकिन अभी एक कुत्ता भौंक रहा था और मुझे उसका भौंकना सुन रहा था। दैट्स मीन्स मेरे कान खराब नहीं है। अपने लिए कुत्ता सुनकर नितेश जी गुस्से से पागल होने लगे। दूसरी तरफ से आयरा ने ऑन कॉल कहा, तुमने सही सुना है, मैंने वो घर छोड़ दिया है। तुम्हें मुझसे मिलना है तो कल होटल में आकर मिल लेना। मैं अभी गोयनका मैंशन में हूँ, तुम भी यहीं आ जाओ, मुझे तुमसे यहीं बात करनी है, विहान ने आराम से कहा। ये सुनते ही दादाजी गुस्से से बोले, आयरा यहाँ नहीं आएगी, उसकी वजह से हम बहुत बदनाम हो गए हैं, अब हम उसे हमारे घर में नहीं आने देंगे। ये कहते हुए उनका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। बाहर उनकी फैमिली के बारे में जो भी बातें हो रही थी उसकी वजह से वो आयरा को ही मान रहे थे, क्योंकि उसी ने वो वीडियो वायरल किया था। आयरा को वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए था। मर्द चाहे कितना भी गलत करे, लेकिन औरत को उसके साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए, जो हर डील, हर सिचुएशन में उसका साथ दे। और आयरा तो उनके बेटे की बायोलॉजिकल बेटी थी। बायोलॉजिकल बाप को इस तरह सबके सामने बदनाम नहीं करना चाहिए था।
यही सब सोच सोचकर दादा दादी को आयरा से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। विहान ने एक नज़र दादाजी को देखा और बोरियत से बोला, लिटिल सिस्टर, बुढ़े की हड्डियां शायद घी मांगने लगी हैं। इसे शमशान घाट में जाने की जल्दी हो रही है, इसलिए ये तुम्हें घर में अंदर नहीं आने देने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या तुम यहाँ नहीं आने वाली हो? आयरा तिरछी स्माइल के साथ बोली, अब तो आना पड़ेगा। मैं भी देखना चाहती हूँ बुढ़ी हड्डियों में कितना जोर है। ओके, आ जाओ। विहान ने इतना बोल कॉल कट कर दिया और दादाजी को घूरने लगा, जो गुस्से से उसे ही देख रहे थे। दादाजी अपनी लकड़ी विहान को दिखाते हुए गुस्से से बोले, हमें शर्म आ रही है कि तुम हमारे नातिन हो। तभी विहान बीच में बोला, शर्म आ रही है तो मर जाओ। ये सुनते ही दादाजी एकदम से चुप हो गई। दादी गुस्से से चिल्लाई, विहान, तुम अपने नाना को ऐसा कैसे बोल सकते हो? विहान बोरियत से बोला, जैसे नाना अपने नातिन को बोल सकता है वैसे ही। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।